Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is once again sound for class 9th. साउंड का जो फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है उसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे. व्हाट इज साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. आज के वीडियो में हम बाकी के 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू साउंड. वो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड, नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड थर्ड रेंज ऑफ हियरिंग. ये तीनों टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड. Speed of sound defined as the distance traveled by a compression or rarefaction in a unit time. Means साउंड की स्पीड वो होती है जो किसी साउंड वेव का कंप्रेशन या रेयरफैक्शन एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है वही कहलाती है साउंड की स्पीड. इसको जरा एक बार फिर से आप लोग रेयरफैक्शन और कंप्रेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए. मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेव्स बताए थे साउंड के फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बताई हैं. तो ट्रांसवर्स वेव्स का जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस इस तरह से बनते हैं कुछ. ठीक है. तो अभी अभी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई स्पीड ऑफ साउंड की कि एक कंप्रेशन या एक रेयरफैक्शन जितनी डिस्टेंस को यूनिट टाइम में ट्रेवल करता है वही कहलाती है साउंड की स्पीड. तो इसमें देखेंगे ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन नाम नहीं होता है. इनमें क्या होता है, ये अपर वाले पार्ट को कहती हैं क्रेस्ट, और लोअर जो लोएस्ट पार्ट होता है जो इसके वाइब्रेशन का उसको बोलते हैं ट्रॉफ. ठीक है. तो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक की दूरी तो वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ होती है ना. वेवलेंथ की डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तो वही डिस्टेंस निकल गया. यानी एक क्रेस्ट यहां से मान लीजिए ये वाली क्रेस्ट चल गई यहां पर पहुंची मीडियम में, तो इसने जितनी डिस्टेंस कवर की उसी हिसाब वही डिस्टेंस को लेकर हम स्पीड वाले फॉर्मूला में लगाएंगे और जो है वो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं. ऐसे ही ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक की दूरी या फिर एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन ने जितनी दूरी कवर की है यूनिट टाइम में उसी से हम निकालते हैं स्पीड ऑफ साउंड. यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना. ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट और ट्रो बोला जाता है. इसमें भी या तो एक ट्रो से दूसरे ट्रॉफ की दूरी या फिर एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की दूरी ली जाती है. ठीक है. तो इसी को वेवलेंथ भी बोला जाता है. ठीक है. तो अब यहाँ हम स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन करना समझ लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस हमने क्या ली है, डी बोलते हैं वैसे तो, और टाइम को टी से डिनोट करेंगे यहाँ. लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन या एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. तो यहाँ हम डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम. तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा अपॉन टी, यानी स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी हो जाएगी. अच्छा एक बात और, ये जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है इसका रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का. एन फ्रीक्वेंसी को नो या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ एन ले लेते हैं या फिर नो कुछ इस तरह से बनाया जाता है. ठीक है. तो एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का. तो ठीक है. अब इस फॉर्मूला को हम या इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लें, अगर लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी के इक्वल टू क्या होता है, एन, यानी कि फ्रीक्वेंसी. यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. ये फॉर्मूला भी बन सकता है. ठीक है. और आपको अगर डिस्टेंस दी हुई है सीधे सीधे
तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आपके पास टाइम पीरियड है तो आप ये लैम्डा इंटू 1/t करके ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीधा सीधा फ्रिक्वेंसी दी गई है तो आप वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी करके भी स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लगभग सभी फ्रिक्वेंसी के लिए सेम मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सेम ही रहती है, जबकि फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंज ना आए तो। जैसे कि ड्राई एयर की स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकेंड ली जाती है सभी फ्रिक्वेंसी की साउंड के लिए। ऐसे ही ह्यूमिड एयर की कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं बता रही हूँ। ये ह्यूमिड एयर की स्पीड होती है 400 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड की स्पीड है ह्यूमिड एयर में, ठीक है। और वाटर में साउंड की स्पीड क्या होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड में चेंज देखने को मिलता है कब, जबकि फिजिकल कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है हमें। तो दो फिजिकल कंडीशंस हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन सी दो कंडीशंस होती है या दो फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, डेंसिटी। अगर किसी मीडियम के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी उसमें ज्यादा रहेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है सॉलिड्स में, उससे कम होती है लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है गैसेस में, क्योंकि यहाँ क्रम से है। क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ मीडियम या डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड भी यहाँ रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो अब इस तरह का कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि स्पीड ऑफ साउंड किस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि वुड दे दिया, स्टील दे दिया, और आपको दे दिया एयर, साथ में वाटर लिख दिया, तो आपको ये बताना है कि एक क्रम बनाना है कि किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा होगी उस कंडीशन में स्टील में, फिर उसके बाद होगी वुड में, क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना ये, और फिर होगी वाटर में, और फिर होगी सबसे कम होगी एयर में या गैस में, ठीक है। तो ये क्रम बनेगा वहां पर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ से? तो एक तो डेंसिटी पर डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पर। तो जब टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, और वहीं अगर हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीडियम का तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। लेकिन इन जनरल जो है ड्राई एयर में साउंड जो है वो मानी जाती है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी स्पीड ऑफ साउंड के ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो डेंसिटी और दूसरा हो गया टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इन दोनों पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ ये भी आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अपना सेकेंड टॉपिक लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसे रीड करती हूँ, फिर लेते हैं सेकेंड टॉपिक। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक लेंगे अब हम अपना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कभी आप किसी बॉल को किसी दीवार पर हिट करते हैं तो क्या होता है वो बाउंस होकर आपकी तरफ वापस हो जाती है। सेम इसी तरह से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो किसी ऑब्स्टिकल से या किसी वॉल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो वो बाउंस होकर वापस आएंगी। तो यही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसके सेम रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह। क्या रूल्स होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये दोनों रूल होते हैं। जैसे कि ये कोई बॉल है, इससे ये साउंड अगर ये टकराएगी जिस पॉइंट पर, उस जिस एंगल से टकरा रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए, और ये नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है, ये होता है नॉर्मल। इमेजिनरी लाइन होती है एट दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन एट दैट पॉइंट ऑन विच द वेव ऑफ साउंड या रे ऑफ लाइट
इंसिडेंट, जिस पर आकर गिरती है लाइट या इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। मीन्स अगर यहाँ 30 डिग्री पर आकर ये रे टकराई है तो ये क्या होगा, 30 डिग्री से ही जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ये जो नॉर्मल यहाँ से लिया जाता है, ये जो नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, इससे मेजर किया जाता है कि कितना कितना एंगल बना रहा है। और ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट वेव बोलते हैं हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बनते हैं, एक तो है इको और सेकंड होता है रिवर्बरेशन। इको एंड रिवर्बरेशन। तो इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, ये देखते हैं। तो इको क्या होता है, A kind of sound that occurs due to the reflection of sound is called echo। जैसे कि आप कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं ना, तो वहां पर आप देखते हैं पहाड़ों में आवाज जो है, कहीं आप आवाज मारते हैं तो वहां से वो आपको दोबारा सुनाई देती है, तो ये चीज कहलाते हैं इको। तो वो कैसे होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही होता है कि आप जब खुले एरिया में आवाज करते हैं, कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो हिल्स से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आते हैं। अच्छा, जो हमारे ब्रेन में परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है, यानी कि साउंड कब तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, तो वो टाइमिंग होती है 0.1 सेकेंड। यानी कि एक साउंड सुनने के बाद हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड तक उसको अपने पास रखता है, उसके बाद दूसरी साउंड हम सुन सकते हैं। तो कम से कम इतना टाइमिंग जो है वो रिफ्लेक्शन में लगेगा, तभी आप क्लियर जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन पाएंगे। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो मान लीजिए ये हिल्स है, आप यहाँ से, ये सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड। अब यहाँ से अगर आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ से गया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया वापस, तब तक इसने कितनी दूरी चली, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जहां से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर में आपको, कितने सेकेंड्स बाद या कितने टाइम बाद आपको रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। तो उससे मान लीजिए कि आपने कोई जो भी साउंड प्रोड्यूस की है वो आपको 5 सेकेंड के बाद सुनाई दी, उसका यानी कि इको जो है वो आपको 5 सेकंड के बाद सुनाई दी, और इस मीडियम यानी एयर में जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, 343 मीटर पर सेकंड। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड पॉइंट, तो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई जो साउंड आपके पास, पहले वो निकालेंगे आप कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 343 इंटू टाइम है 5 सेकेंड का, तो कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस निकल के आएगा 1715 मीटर। ठीक है, तो लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो साउंड ने ट्रेवल किया है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई, पहले यहाँ गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर उतनी दूरी तक वापस आई, तो ये क्या है, ये 2D है, यानी कि जो जहां से रिफ्लेक्शन पॉइंट है वहां से ये दुगनी दूरी है जो कि इसने ट्रेवल की। तो आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तब आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चलेगी कि जहां पर रिफ्लेक्शन पॉइंट है, तो इसको हाफ कर लेंगे आप, तो आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्शन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट पता चल जाएगी। रिफ्लेक्शन पॉइंट इज इक्वल्स टू 1715 अपॉन 2 मीटर हो जाएगी। अब इसको हाफ कर देंगे आप, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14.5, तो ये कितनी, यानी कि जहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड आपके पास तक पहुंच रही है, तो आपसे कितनी दूरी पर है वो ऑब्जेक्ट या वो रिफ्लेक्शन पॉइंट, 857.5 मीटर की दूरी पर, यानी एक तरफ से साउंड में इतनी दूरी तय की जाने में और फिर इतनी ही आने में, तब आपके पास आपको इको सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इको, ये आपको समझ आया ना। रिवर्बरेशन क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ
कवर्ड एरिया, या फिर आप कह सकते हैं इन रूम या ऑडिटोरियम या हॉल्स होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, या ओपेरा शोज जो होते हैं वो बड़े बड़े से ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो वहां पर ये रिवर्बरेशन जो है वो बहुत ज्यादा सुनाई देता है। यानी ये किसी बंद खुले कमरे में आप देखते हैं ना, आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज निकालते हैं, तो वो गूंजती है, तो रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंज। ठीक है, ये गूंजती है जो आवाज किसी कमरे में, वो किस वजह से गूंजती है कि आपने साउंड प्रोड्यूस की और वहां पर कुछ भी मतलब ऐसी चीज नहीं है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, तो क्या हुआ, साउंड जो है वो हॉल की या रूम की दीवारों से रिफ्लेक्ट हो के और फिर वापस से ना वो रिवर्बरेशन, एक गूंज सी प्रोड्यूस करती है। ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अच्छा, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस के जो है वो कई एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं कि देखिए कि एक तो स्टेथोस्कोप आपने देखा है ना कि एक ये डिवाइस होती है ना जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए पेशेंट की, तो वो किस तरह से होता है कि उसमें एक इस तरह से यहाँ पर ये बना होता है रिसेप्टर जो कि साउंड को रिसेप्ट करता है, और ये रिपीटेड जो है वो कुछ नहीं, इसमें कोई मशीन नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं साउंड के, ये ट्यूब से होकर रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऐसे इस तरह से होकर ट्यूब से होते हुए पहुंचते हैं डॉक्टर के कानों तक, तो जिससे कि वो साउंड जो है उनको अच्छे से सुनाई देती है। ऐसे आपने देखा होगा मेगाफोन्स यानी कि जो लाउड स्पीकर्स वगैरह यूज होते हैं ना, कथा वगैरह होती है आपके यहाँ होती होगी, तो उसमें ये जो इस तरह के जो मेगाफोन्स होते हैं, यहाँ इसमें से आवाज निकलते हैं तो तेजी से निकलती है मेगाफोन्स, या इस तरह के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे, बिगुल है, शहनाई, ट्रम्पेट, तो उनका जो है वो एंड पॉइंट कैसा होता है, इसी शेप का होता है ना, कॉनिकल शेप का, कोन शेप होता है ना, ब्रॉड होता है एंड में और आगे साइड से थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। तो ये शेप क्यों दी जाती है, ये शेप इसीलिए दी जाती है कि जो है जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है उसका जो है ऑल डायरेक्शंस में अच्छे से स्प्रेड हो सके, वो जैसे कि वो अच्छे से पूरे मीडियम में स्प्रेड हो जाए और सभी को तेजी से सुनाई दे। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन का ही यहाँ पर जो है रोल रहता है। अच्छा, आपने देखा होगा जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो उनमें जो है उनकी जो रूफ होती है, सीलिंग जो होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड बनाई जाती है इस तरह से, जिससे कि जो है रिफ्लेक्शन जो है बहुत अच्छे से हो और ऑडियंस तक आराम से पहुंचे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्पीकर है, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी जब यहाँ से, तो साउंड की वेव्स यहाँ टकराएंगी और फिर यहाँ ऑडियंस बैठी है तो यहाँ तक आराम से पहुंचेंगी, तो ये हर कोने तक आराम से रिफ्लेक्शन हो, इसीलिए इस तरह से कर्व्ड बनाई जाती हैं। ऐसे ही कभी जो कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो स्टेज होता है उसके बैक साइड ऐसे एक इस तरह से कर्व्ड सा, उसको बोलते हैं साउंड बोर्ड, इस तरह से कर्व्ड साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है पीछे से। तो क्या होता है कि और यहाँ से अगर मान लीजिए सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहाँ से अगर जो भी वेव्स आकर जिससे टकराएंगी तो वो सब क्या होंगी, एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाएंगे और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस की तरफ जाएंगी, तो जिससे कि उनको बहुत अच्छे से वो जो है पूरे में स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो है रिवर्बरेशन के कुछ वो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इतना ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा, इको एंड रिवर्बरेशन। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, रेंज ऑफ हियरिंग। तो इसको रब करती हूँ, तब रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे हम। थर्ड टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। अच्छा, रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कहाँ पर किया था, जब मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को ह्यूमन ईयर्स आराम से रिसीव करते हैं और सुन सकते हैं। और साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज जो है वो क्या कहलाती है, इंफ्रासोनिक, और साउंड एबव 20 किलो हर्ट्ज जो साउंड होती है, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, समझे आप लोग, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा सोनिक या अल्ट्रा साउंड, या सोनिक की जगह आप साउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स जो हैं वो कुछ एनिमल्स जो है वो आराम से सुन सकते हैं, जैसे कि व्हेल, एलिफेंट, राइनोसेरोस, ये
आराम से इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं, आप देखते हैं ना कि उन्हें तूफान के आने का पता जो है पहले से ही चल जाता है। तो क्या होता है ना, कुछ इंफ्रासोनिक साउंड्स भी बनती हैं, या भूकंप वगैरह आता है ना तो उसका पता एनिमल्स को पहले ही चल जाता है। तो वो जो है इंफ्रासोनिक साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, इस वजह से भूकंप या सुनामी होते हैं, ये इस तरह की चीजें होती है ना, जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसका इन लोगों को इसीलिए पहले से पता चल जाता है, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को रिसेप्ट कर सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इस तरह की कुछ जो है नेचुरल डिजास्टर्स होने वाले हैं, तो वो सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। ऐसे ही जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं, ये डॉल्फिन, पोर्पोइसेस, बैट एंड डॉग, ये जो है इसको सुन सकते हैं, या ये लोग प्रोड्यूस भी करते हैं। बैट जो है वो प्रोड्यूस भी करता है, और इसी के थ्रू जो है बैट जो है उसमें वो लोकोमोशन, या मतलब कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है बैट या अपने प्रे की जो सर्च करता है, वो किस वजह से कर सकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की वजह से ही कर सकता है। तो यहाँ अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कुछ एप्लीकेशंस भी हम यहाँ समझते चलेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड्स का सबसे पहला यूज तो होता है ना क्लीनिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ सम पार्ट्स लोकेट टू हार्ड टू रीच, यानी कुछ मशीन के पार्ट्स या कुछ ऐसी चीजें जिनमें कि आपका हाथ नहीं पहुंच सकता, या कोई मतलब ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे आप उसको साफ कर सकें। तो उनको कैसे साफ करना होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड से उसको साफ किया जाता है। कैसे कि एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें वो मशीन के पार्ट्स या कुछ जो भी चीजें साफ करनी है उसमें रख दी जाती है, और फिर उस सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड्स जो है वो दी जाती हैं। तो क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या होता है, उसमें जो भी पार्ट है उससे डस्ट पार्टिकल्स या ग्रीस या डर्ट्स जो कुछ भी चिपके होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और पार्ट्स पूरे साफ हो जाते हैं, और उनको यूज कर लिया जाता है निकाल के। सेकेंड, अल्ट्रासाउंड का यूज जो है वो जो मेटल के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उनमें कोई फ्लैच रह गई है या फिर कोई एयर बबल आ गया है, ये पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। किस तरह यूज होते हैं, देखिए कि मान लीजिए ये आयरन का कुछ ब्लॉक बनाया गया, आयरन का ब्लॉक बनाया है, तो इसके अंदर कहीं कोई फ्लैच या एयर बबल तो नहीं रह गया है, ये पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स जो है वो पास कराई जाती है इसमें से। तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लैच रह गया है, तो इधर जो है दूसरी साइड रिसेप्टर्स लगा दिए जाते हैं, ये हैं अल्ट्रासाउंड रिसेप्टर्स, यानी ये रिसीव कर सकते हैं साउंड को, और इधर से अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं वो इसके ऊपर छोड़ी जाती हैं। तो क्या होगा, जहां पर भी ये फ्लैश वगैरह होती है वहां से अगर टकराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और अदरवाइज ये जो है पास होती हुई चली जाएंगी और रिसेप्टर द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं। तो जहां पर फ्लैश होता है वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ब्लॉक के अंदर देख तो सकते नहीं है, तो कैसे फ्लैश या डिफेक्ट पता करने के लिए इस तरह से जो है वो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है किसी मेटल ब्लॉक के अंदर, सॉलिड मेटल ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज इकोकार्डियोग्राफी में भी यूज किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है कि अगर आपके हार्ट में कोई कमी है, या मतलब हार्ट में कोई कमी आ गई है, तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। उसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड्स को छोड़ा जाता है हार्ट पर, तो हार्ट में अगर हार्ट के टिश्यूज में कोई कमी है तो उनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो इससे ये पता कर देती है कि कहाँ पर जो है डेंसिटी चेंज है, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी और पता चल जाता है। ऐसे ही अल्ट्रा स्कैनर्स होती हैं, अल्ट्रा स्कैनर्स मतलब जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना डॉक्टर्स हम लोगों का, कि कहीं किसी ऑर्गन में कोई कमी है या कुछ देखने के लिए, तो वो होता है अल्ट्रा स्कैनर से होता है। तो वो जो भी है वो स्कैन कर देते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो उस पार्ट से टकराएंगे हमारी बॉडी के जाकर, और फिर उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मैसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू वो स्क्रीन पर पिक्चर आ जाता है उस पार्ट का बनकर। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है हमारी बॉडी का।
और अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ ऑपरेशन में भी किया जाता है। जो स्टोन्स के ऑपरेशन होते हैं किडनी वगैरह में हो जाते हैं तो उनको क्या होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू ही जो है स्मॉल पीसेस में फाइन जो है पीसेस में उसको तोड़ दिया जाता है और फिर वो यूरिन के साथ जो है वो पास आउट कर दिए जाते हैं हमारी बॉडी से। और एक और जो है वो यूज़ होता है सोनार। सोनार एक डिवाइस होती है, सोनार, इसका फुल नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये एक डिवाइस होती है जो कि बोट्स या शिप्स होते हैं उनमें नीचे की साइड लगा दी जाती है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो ट्रांसमीटर होता है और एक होता है रिसेप्टर। तो ये है मान लीजिए ट्रांसमीटर और ये होते हैं रिसेप्टर। तो क्या होता है कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट की जाती हैं अल्ट्रासाउंड्स और वो किस लिए यूज किए जाते हैं कि जो अंडर वाटर जो है बहुत गहराई तक अगर कोई चीज खोजनी है हमें या पता करना है कि वहाँ क्या है तो ये जो है अल्ट्रासाउंड्स जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। मान लीजिए यहाँ अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ से टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी तो ये रिसेप्टर से रिसीव की जाएंगी और रिसेप्टर से रिसीव करके फिर वो इनको जो है वो डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस का पता कैसे, वही इको की तरह से। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है डिस्टेंस पता करने का, 2D इज इक्वल्स टू V इंटू टी, यानी कि स्पीड एंड टाइम, कितने टाइम में जो है रिसीव हुई और स्पीड क्या थी साउंड वेव्स की, उससे जो है 2D निकल कर आता है। 2D मतलब डबल डिस्टेंस निकल के आती है, उसका हाफ जब करेंगे तो पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जिससे टकराकर लौटी है वो आपकी शिप से कितना दूर है। तो इस चीज को कहते हैं इको रेंजिंग, यानी इको रेंजिंग। इको में भी यही चीज पता करते हैं ना कि कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बस वही चीज यहाँ पर है कि कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये पता करते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो बैट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे सर्च करते हैं नाइट में, कैसे ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो भी ये जो है अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं बैट्स। तो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल्कुल सीधे जाते हैं सामने और अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल है यानी कि कोई प्रे है उससे टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे। तो इन्हें प्रे का साइज और डिस्टेंस का जो है आइडिया हो जाता है और ये इसी तरह से रात में जल्दी फिरते हैं और अपना प्रे जो है वो डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह से फूड रिसीव करते हैं। तो इतना ये जो है ये थोड़े से टॉपिक्स थे। अच्छा एक टॉपिक और छोटा सा है यहाँ, सोनिक बूम नाम से। सोनिक बूम, सोनिक बूम क्या होता है पहले ये समझिए कि जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कि सुपरसोनिक स्पीड के जेट प्लेन्स बनाए जाते हैं। तो क्या होता है जो सुपरसोनिक स्पीड के जेट प्लेन्स होते हैं जब वो चलते हैं तो क्या होते हैं कि तो वो जेट प्लेन्स जो है वो शॉक वेव्स रिलीज करते हैं। ये शॉक वेव्स जो है बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कहीं प्रेशर का जो है चेंज होता है तो उस प्रेशर के चेंज की वजह से जो है एक बहुत ही तेज साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसी को कहा जाता है सोनिक बूम। जब शॉक वेव्स जब प्रेशर के चेंज की वजह से जो है वो एक बहुत ही तेज साउंड प्रोड्यूस करती है, उसी को कहा जाता है सोनिक बूम। देखा होगा आपने कभी जेट प्लेन्स को उड़ते हुए जो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं तो एक अजीब सी आवाज होती है ना, या कभी कभी बहुत तेज आवाज होती है आसमान में हमें सुनाई देती है ना अचानक से। तो वो ये जो है वो क्या प्रेशर चेंज होता है जब कभी एयर का ऊपर साइड, तो वो जो ये जो वेव्स जो है जो रिलीज कर रहा है ये जो सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाला रॉकेट्स वगैरह, तो वो एक बूम की आवाज से करते हैं ना, तो बस वही होता है सोनिक बूम। ये सोनिक बूम में इतनी एनर्जी होती है कि किसी बिल्डिंग को भी जो है वो उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर ये किसी बिल्डिंग से टकरा जाए ना तो उसको हार्म पहुंचा सकती है। तो आज हमने डिस्कस किए 3 टॉपिक, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड रेंज ऑफ हियरिंग। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।